हेलो बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले, आज से शुरुआत कर रहे हैं क्लास टेंथ का केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। तो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन। आप 9th क्लास में पढ़ चुके थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम कैसे, एटम में इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन कहाँ होता है, प्रोटॉन का पोजीशन कहाँ होता है और न्यूट्रॉन का पोजीशन कहाँ होता है। ये सब जान चुके थे कि आपको, जैसा कि पता भी होगा कि इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो ये सब कुछ जान चुके थे। ये भी जाने थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि जो एटम होता है वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन जो भी चीजें आपको दी जाएगी वो किस रूप में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के रूप में रहेगा। तो हम ये देखे थे कि मॉलिक्यूल्स के रूप में अगर कोई केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं तो वो रिएक्शन कंडक्ट नहीं होता है। ठीक है। अब जैसा कि डाल्टन साहब कहे थे कि केमिकल मॉलिक्यूल डज नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक, दैट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। मतलब कि आपको फ्री एग्जिस्ट करने का मतलब हो गया कि एटम हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, लेकिन मॉलिक्यूल आपको दे सकते हैं। ठीक है। और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? एटम करता है, मॉलिक्यूल नहीं करता है। तो रही बात कि केमिकल रिएक्शन कहेंगे किसको, केमिकल रिएक्शन है क्या और कहेंगे किसको। तो हमारा चैप्टर का नाम है, मेरे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है। अब बताओ कि इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन है, इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन सबसे पहला चीज होता है कि केमिकल रिएक्शन कहते क्या है, किसको कहते हैं, केमिकल रिएक्शन है क्या। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में कहा गया कि इसमें जैसे कि एक एग्जांपल ले लो आप, हाइड्रोजन H2 प्लस O2, क्या हुआ, H2O। अब देखो तो ये जलता है, ये जलने में क्या आता है, मदद करता है, ठीक। और ये क्या करता है, आग बुझाने का काम करता है। या इसको क्या कहेंगे, फ्लेमेबल, ये सपोर्ट करता है फ्लेम। और ये क्या करता है, फायर एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर का काम करता है, आग बुझाने वाला है। तो यहां पे हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो पानी है, ये हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, वाटर दिया। वाटर का प्रॉपर्टी जो है इसके और इसके प्रॉपर्टी से कंप्लीट डिफरेंट है, ठीक। तो ये एक जलने वाला गैस है, फ्लेमेबल है। और ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। और ये क्या कर रहा है, बुझाने का काम कर रहा है। ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब चीज जो मिलकर आ रही है कि यहाँ पे हम देखें कि ये जो काम कर रहा है वो जलता है, ये जलने में मदद करता है। अब इन दोनों का गुण देखो तो अजीब टाइप का है, ठीक। लेकिन यहां पे इसका जो गुण आया वो क्या आया, वो आया बुझाने वाला आया। तो यहां पे ये कंप्लीट डिफरेंट है, ठीक। उसी तरह से हम ले लेते हैं सोडियम, तो सोडियम ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं प्लस Cl2, क्या बना, NaCl। ये सब बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं है, ध्यान रहे। ये सब रिएक्शन जो रिएक्शन बता रहे हैं वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं है, समझे। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो सोडियम रिएक्शन किया, क्लोरीन से क्या बना, NaCl। सोडियम के बारे में बता देते हैं कि सोडियम को अगर अगर ये इस तरह से मुंह में डाल दिया जाए तो जैसे ही मुंह में डालोगे ये बम की तरह फट जाएगा, क्योंकि सोडियम जो है पानी के साथ हाईली रिएक्टिव है, हाइड्रोजन गैस देता है और रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होता है।
और फट से उस हाइड्रोजन में आग लग जाता है और मुंह में बम हो जाएगा, बम से जब ब्लास्ट हो जाएगा। यानी कि बम का मजा लेना है, अगर मुंह में बम का मजा लेना है तो थोड़ा सा सोडियम रख लो। क्लोरीन देख लो, Cl2 क्लोरीन गैस, सूंघ लिए मर गए, काहे लेकिन बहुत ज्यादा हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में है, इतना जल्दी दूसरे का हाइड्रोजन चुरा लेता है और HCl बना लेगा। तो इसमें ये खूबी है। अब देखो तो कि ये भी अगर सूंघ लें तो मर जाएं और ये अगर मुंह में डाल लें तो मर जाएं, है दोनों खतरनाक गैस है भाई साहब, दोनों खतरनाक गैस है बहुत ज्यादा। अब देखो यहां पे ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाया, NaCl, इसी को कहते हैं कॉमन साल्ट। अब ये कॉमन साल्ट की कहानी क्या है, कॉमन साल्ट क्या करेगा, कॉमन साल्ट का कहानी क्या है, तो कॉमन साल्ट की कहानी है कि ये जो है अगर नहीं खाएं, 2 दिन नहीं खा के देखो, 2 दिन नहीं खाओगे आप तो आपको कमजोरी होने लगेगा। देखते हो डॉक्टर थोड़ा सा भी बीमार पड़ता है 1-2 बोतल पानी चढ़ा देता है, हैं? तो ये क्यों होता है, पानी में ये मिला हुआ रहता है। हम लोग को थोड़ा सा डिहाइड्रेशन होता है, हम लोग कहते हैं कि नमक पानी का घोल बना कर दो। तो ये मतलब ये जान लेने वाला, ये जान लेने वाला और ये जान देने वाला कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक, अब ये जो रिएक्शन हुआ, ये इससे ये दोनों कहलाया, ये जो कहलाया ये कहलाया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और ये क्या कहलाया, प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट कहलाया, प्रोडक्ट कहलाया। इधर में ये दोनों क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट, और ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। अब इस आधार पे अगर हम केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करें, डिफिनेशन दें, तो केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन क्या होगा। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन कहेंगे किसको। ठीक है, तो उसका डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, देखो इसमें कहा गया कि वेन टू और more than 2 substance combine to form, combine to form, यहां समझ में आ रहा है, a new substance whose chemical and physical property completely different to the is to the mother substance is called chemical reaction। समझ में आ रहा है, ये कहलाया केमिकल रिएक्शन। यानी व्हेन 2 सब्सटेंस या मोर देन 2 सब्सटेंस दे कंबाइन to form a new substance and that new substance have property completely different to the mother substance that was taken initially for the chemical combination। ठीक है, यानी जो कॉम्बिनेशन इनिशियली जो केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए जो सब्सटेंस लिया गया था रिएक्शन के लिए और जो मिला रिएक्शन के बाद, अगर ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट होता है तो उसको क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। इसमें और आगे थोड़ा सा बढ़ाते हुए हम लिख सकते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज में, इसमें सिग्निफिकेंट एक या इसी में लिख देते हैं, इसमें और थोड़ा बढ़ाते हुए हम लिख सकते हैं कि चलो ये हो गया केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन किसको कहेंगे ये पता चल गया। अब रही बात इसके एग्जाम्पल में लिख ले हैं, एग्जाम्पल में H2 प्लस O2 H2O, ठीक है, H2
is flammable and O2 to support in flame while H2O used as fire extinguisher। ठीक है, अब यहां पे देखो तो H2O2 ये एग्जाम्पल के रूप में हो गया, H2 प्लस O2 H2O, H2 फ्लेमेबल है, O2 सपोर्ट टू फ्लेम करता है, वाइल H2O यूज एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब पानी बुझाने, मतलब आग बुझाने का रूप में काम। तो आप देख रहे हैं ये हो गया मेरे पास केमिकल रिएक्शन कहते किसको है। ठीक है, अब रही बात कि ये तो केमिकल रिएक्शन की बात हो गई कि केमिकल रिएक्शन कहते किसको है। अब चलते हैं कि क्या क्या खूबी होता है केमिकल रिएक्शन में। ये केमिकल रिएक्शन को पहचानेंगे कैसे, ये केमिकल रिएक्शन मान लो दो सब्सटेंस को मिलाए और मिलाने के बाद ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हम डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये केमिकल रिएक्शन ही फिजिकल चेंजेज है। केमिकल रिएक्शन को केमिकल चेंज भी कहते हैं और फिजिकल चेंज भी कहा जाता है। ठीक है, फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि वो चीज ना जो कि एक नया बना और उसको किसी भी फिजिकल कॉमन प्रोसेस से है ना वापस लिया जा सके, तो इसको कहते हैं हम लोग फिजिकल प्रोसेस। अब जैसे कि यहां पे हम ले लें, यहां पे तो ये तो हम हमारे पास हो गया। फिर अब इसी के एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल था मेरे पास, ठीक है, इसमें कहा गया कि प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू द रिएक्टेंट with the help of common physical process. So it is irreversible by नेचर। यानी नेचर से ये क्या रहेगा, इरिवर्सिबल रहेगा। इरिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक, अगर हम फिजिकल कंडीशन कुछ चेंज करें, यानी एक सर्टेन कंडीशन में ये पॉसिबिलिटी है, बट ये जनरली ये नहीं होता। जैसे दूध से दही बनना, ये केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल चेंज में आता है, लेकिन दही और दूध बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो ये क्या कहलाया, हम सांस ले रहे हैं वो केमिकल चेंजेस में आता है। लेकिन अगर मान लो कि हम बर्फ को जमा दिए फ्रिज में रखकर, तो बर्फ को अगर जमा दिए फ्रिज में रखकर, तो उस कंडीशन में ये जो फ्रिज में रखे हुए बर्फ, जो फ्रिज में हमने बर्फ रखा था उसका जो प्रॉपर्टीज है और जो पानी बाहर रखा हुआ उसका प्रॉपर्टीज करीब करीब सिमिलर होता है। खाली वो स्थिति क्या हो जाती है कि वो सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है। पी तो उसको भी सकते हैं, लेकिन पिघलने के बाद खाते हैं उसको। तो उस कंडीशन में यहां पे यही लिखा गया कि द प्रोसेस कॉमन कैन नॉट कन्वर्ट इनटू द reactant with the help of common physical process, so it is irreversible by nature। यानी नेचर में ये कैसा रहता है, इरिवर्सिबल रहता है। अब ये समझ में आ रहा है कि केमिकल रिएक्शन कहते कि अब कोई लड़का जो है, अगर मान लो कि केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन ना समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका एक और डेफिनेशन दे दे रहे हैं। क्या है इसका डेफिनेशन कि द प्रोसेस ऑफ
breaking of old bond and formation of new bond is called chemical reaction। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यानी कि कहने का मतलब है, समझ में आ गया? ये केमिकल रिएक्शन का ये भी डिफिनेशन आपका हो सकता है। अगर आप ये भी लिख दीजिएगा तो वो ऐसा नहीं है कि कोई गलत काट देगा। ठीक है, अब चलते हैं। केमिकल रिएक्शन का दो चीज मिला हमको, एक मिला रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कहते किसको है? तो कहा गया कि जो इनिशियल जो सब्सटेंस लिया गया है केमिकल रिएक्शन के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? हम रिएक्टेंट कहेंगे। तो हम लिखेंगे इनिशियल substance taken for the chemical reaction is called reactant। क्लियर है? अब उसी तरह से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा? लिखोगे द फाइनल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड, फाइनल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड after the chemical combination is called रिएक्टेंट। याद रखिएगा, यहां पे केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब क्या हो गया? ठीक है, केमिकल रिएक्टेंट किसको कहेंगे, प्रोडक्ट किसको कहेंगे, ये पता चल गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि अब जैसे कि इसमें एग्जांपल के रूप में ले लो। मान लो कि हम दे रहे हैं एग्जांपल में कि CH4 को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला देते हैं, क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। बैलेंस नहीं है, अभी बैलेंसिंग सिखाएंगे, उसके बाद बात करेंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन का। CH4, अब देखो तो यहाँ पे ये है आपके पास, है ना? अब देखो तो CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O। अब इस पूरे प्रोसेस में देख रहे हैं कि ये दोनों क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रिएक्टेंट, और ये क्या कहलाएगा? ये दोनों क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। ठीक है, तो और ये कहलाएगा, ये जो दिखा जाता है एरो, ये दिया जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए प्रोसेस क्या रहेगा? ये, ठीक है, ये प्रोसेस रहता है रिवर्सिबल के लिए। यानी कि कोई रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, और तुरंत प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस रिएक्शन को ही कहा जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। जबकि ये क्या कहलाएगा? इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर है? समझ में आ रही बात? बिल्कुल ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला मेरा जो टॉपिक है वो है व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या चीजें होगी, कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और ये एक सर्टेनिटी के साथ एकदम निश्चित तौर पे वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वो कैसे पता लगेगा? ठीक, तो इसमें एक दो सिम्टम्स जो है, जैसे कि होता है ना कि आपको बुखार है,
तो आपके पास आपका बदन गर्म होना चाहिए। तो कुछ सिम्टम्स है जो कि जिसके आधार पर आप कह सकते हैं ना कि आप बीमार हैं। तो उसी तरह से केमिकल रिएक्शन के बारे में कहा गया। तो उसमें चीजें क्या क्या दी गई, पहला बोला गया कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होना चाहिए, ऑफ गैस। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब सर्टेन है कि केमिकल रिएक्शन वहां पे हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो ही। बहुत सारा केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि कोई इवोल्यूशन ऑफ गैस नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। बट अगर अगर एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, अगर एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, उस स्थिति में क्या होगा भाई साहब? तो उस स्थिति में केमिकल रिएक्शन निश्चित तौर पे हो रहा है। जैसे पानी को नमक में मिलाए, कोई गैस नहीं निकला, कोई केमिकल रिएक्शन है। वही पानी में सोडियम डाल दिए, थोड़ा सा हाइड्रोजन गैस निकला, केमिकल रिएक्शन निश्चित तौर पे। समझ में आ रहा है? तो यहां पे कहा गया इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा कहा गया चेंज इन टेम्परेचर। इसमें कहा गया कि टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है? टेम्परेचर चेंज होगा, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हो, या तो वो हीट को लेगा तो बाहर ठंडा हो जाएगा, बर्तन ठंडा हो जाएगा जिस कंटेनर में रिएक्शन को कंडक्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर मान लो हीट देने वाला हो, हीट दे, तो उस कंडीशन में कंटेनर गर्म हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पे चेंज इन टेम्परेचर होगा। लेकिन बहुत सारा ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो इसमें कोई टेम्परेचर का चेंजिंग नहीं होता है, तो वो स्थिति को क्या कहेंगे? तो ऐसा नहीं है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो ये सर्टेन है कि देयर विल बी अ केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन, ठीक है? यानी कि वहां पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है? तो यह यहां पे हो गया चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा है तुम्हारे पास, ठीक, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, और चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट चेंज ऑफ स्टेट कहने का मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। कहा यह गया कि अगर आपका स्टेट, अगर सब्सटेंस का चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब भी हो गया कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? ठीक, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर हो गया, चेंज इन स्टेट, ठीक, क्लियर है ये? फिर है चौथा, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ये भी केमिकल रिएक्शन का ये पहचानने का तरीका। ये अगर मान लो कि कोई केमिकल रिएक्शन करवाए तो, ठीक, और केमिकल रिएक्शन में तुम्हारे पास प्रिसिपिटेट बन रहा है, ठीक है? अगर प्रिसिपिटेट बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे, कौन सा रिएक्शन कहेंगे हम? कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? क्लियर है? अब एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो यहां पे हम लिख लेते हैं सोडियम सोडियम सल्फेट Na2SO4। Na2SO4 को BaCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2 रिएक्शन करवाएं। यहां पे क्या बना, NaCl बन गया प्लस BaSO4। बैलेंस नहीं है, याद रखिएगा, हम कह रहे हैं बैलेंस नहीं है, ठीक? बेरियम सल्फेट, ठीक है? अब देखो तो यहां पे हो गया। अब ये जो तुम्हारे पास बना ना, ये व्हाइट है, व्हाइट प्रिसिपिटेट है, पीपीटी। ये इसका कलर क्या होता है? व्हाइट होता है, ठीक है? यहां पे हम लिख ले रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, Na2SO4 प्लस बी बी ए कौन सा था रिएक्शन था BaCl2 ना था, BaCl2 रिएक्शन करवाए, Na2SO4 सॉरी NaCl जो कि पानी में घुला हुआ रहेगा,
और फिर BaCl2, तो Ba क्या आ जाएगा, BaSO4, और ये पीपीटी के रूप में रहेगा। ये किसका कलर क्या होता है, व्हाइट। ठीक है, अब यहां पे देखो तो कि ये पीपीटी बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है, अगर ये हो रहा है चीजें, तो उस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग कि यहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन होने की बात बोलेगा। तो हमने कहा इवोल्यूशन ऑफ गैस, देयर मस्ट बी इवोल्यूशन ऑफ गैस इज गोइंग ऑन। इफ देयर इज evolution of gas, then there will be a chemical reaction is going on। और चेंज ऑफ कलर, अगर कलर चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में भी केमिकल रिएक्शन होगी। इसका बहुत सारा एग्जांपल्स आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन ये हम बेसिक आपको बताया कि ये केमिकल रिएक्शन को पहचानेंगे कैसे, देख कर करके, तो ये सारा चीज होना चाहिए उसके पास, तो ये केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अब हम चलते हैं केमिकल इक्वेशन पे, हटाते हैं इसको। ये रहा मेरा केमिकल इक्वेशन, कुछ कुछ चीजें होगी आगे। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे हम, उसको देखते हैं। केमिकल इक्वेशन में कहा गया, यहां पे ये कहा गया कि केमिकल इक्वेशन क्या है भाई साहब, तो केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सिंबॉलिक किसका रिप्रेजेंटेशन है भाई, तो केमिकल इक्वेशन का, केमिकल रिएक्शन का। तो हम यहां पे क्या लिखें, यहां पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is called chemical equation। ठीक है, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल किस रूप में रहेगा, तो फॉर्मूला के रूप में रहेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, यहां पे ये जो तुम्हारे पास आया, ये जो दिया गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस के रूप में रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में रहेगा। ठीक, तो उसको क्या कहेंगे, जैसे मान लो कि रिएक्शन करता है कि सोडियम प्लस वाटर, क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दिस इज केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब इस केमिकल रिएक्शन का हम इक्वेशन लिखें, अगर इक्वेशन के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, सोडियम के लिए क्या लिखें, Na, वाटर के लिए क्या लिखें, H2O, यहां पे क्या लिखें, NaOH, प्लस यहां पे क्या लिखें, H2। अब ये जो आया इसको कहा गया केमिकल इक्वेशन, लेकिन ये स्केलेटन है, स्केलेटन एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। समझ में आ रहा है, ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे तो वो कहलाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस नहीं, स्केलेटन है। ठीक है, स्केलेटन ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये स्केलेटन है केमिकल इक्वेशन का, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के कंडीशन में कुछ तरीका होगा, तो उसको लिखते हैं। ठीक है, अब आगे हमारे पास रूल है, क्या है बैलेंस, ये राइटिंग का रूल क्या है, कुछ नियम बनाया गया है। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो रूल ऑफ, अगला मेरे पास है
ये तो समझ में आ गया ना कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। अब हम लिखते हैं रूल ऑफ रूल्स ऑफ राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कुछ रूल्स बनाया गया, कुछ नियम बनाया गया केमिकल इक्वेशन को लिखने का सर। अब ये रूल क्या क्या था वो समझ लीजिए, ठीक है। कहा गया कि रिएक्टेंट पहला रूल में है रिएक्टेंट शुड बी written reactant should be written to the left with their molecular formula। ठीक है, ये मतलब कि जो रिएक्टेंट है उसको जो लिखा जाएगा, रिएक्टेंट को वो किधर लिखा जाएगा, सिंबॉलिक यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टू द लेफ्ट। ठीक है, दूसरा लिखा गया, दूसरा दिया गया प्लस साइन will be used if more than two reactants are involved in a chemical रिएक्शन। ठीक है, यानी कि अगर मान लो दो या दो से अधिक कंपाउंड अगर हो तो उस कंडीशन में हम लोग प्लस साइन का यूज करेंगे। ठीक, ये बोला गया। तीसरा कहा गया प्रोडक्ट शुड बी written to the right side ठीक, राइट साइड विथ their molecular formula। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो कहा गया है कि प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, राइट साइड में रहेगा। ठीक है, क्लियर है। चौथा प्लस साइन विल बी यूज्ड, प्लस साइन विल बी यूज्ड if more than two product form in the chemical reaction। समझ में आ रही बात। ये मेरे पास तरीका हो गया, यानी कि ये जो हम लिखवा दे रहे हैं, फर्स्ट कहा गया कि रिएक्टेंट शुड बी रिटन टू द लेफ्ट ऑफ विद देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि लेफ्ट साइड में लिखना है। ठीक, फिर लिखा गया प्लस साइन विल बी यूज्ड इफ मोर देन टू रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। अगर रिएक्शन में दो या दो से अधिक केमिकल कंपाउंड मतलब कंपाउंड इन्वॉल्व है तो उन सबको बीच में प्लस साइन रहेगा। तीसरा कहा गया भाई साहब कि प्रोडक्ट शुड बी रिटन टू द राइट साइड विद देयर मॉलिक्यूलर, राइट साइड में लिखना है
क्लियर। फिर कहा गया कि पॉजिटिव साइन शुड बी यूज्ड, साइन विल बी यूज किया जाएगा इफ मोर देन 2 प्रोडक्ट फॉर्म इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि ये सारा रूल है, ये नियम है, इसका फॉलो करना है, इसको ऐसा नहीं है कि इग्नोर करना है। ठीक, इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक, अब यहां से हमारे पास लास्ट आया है कि अगला है एन एरो साइन फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम टू टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। समझ में आ रहा है? देख लेते हैं। सही है, एन एरो साइन फ्रॉम लेफ्ट टू टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट हैंड side that gives direction of conversion of reactant to the product। ठीक है, प्रोडक्ट को यानी कि हम अगर A प्लस बी इक्वल टू कर दे तो ये बता रहा है C प्लस डी, ये कह रहा है कि ये बताएगा कि कौन रिएक्टेंट है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्सन बताएगा। ये बता दिया आपको। और लास्ट में हम लोग लिखते हैं कि अंतिम है यहां पे एग्जाम्पल में कि इफ एनी catalyst will be used in the chemical combination in the chemical combination, then they are written above or and below to the ARROW एरो। यानी कि अगर कोई देखो यहां पे क्या कहा गया, अगर कोई रिएक्टेंट में कैटलिस्ट यूज होता है तो आपको यहां पे लिखना है। मान लो कि हम हीट दिए तो हीट डेल्टा एच कर दिए, यहां पे हमको लिखना है मान लो आयरन दिए तो आयरन दिए, कोबाल्ट दिए तो कोबाल्ट दिए। जो भी कैटलिस्ट होगा और जो यूज हो रहा है वो एरो के ऊपर नीचे लिखाएगा। तो ये हो गया वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। ठीक, यानी कि दैट रूल शुड बी फॉलोड बाय द ऑल केमिकल इक्वेशन। ये तो जो है ना हर एक केमिकल इक्वेशन के को ये फॉलो किया जाना चाहिए, ये बताया। और बाकी चीजें हम लोग बताएंगे अगले वीडियोस में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स जरूर करके बताइएगा। धन्यवाद।